हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 93 पर। अगर हम भाग 93 पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 92 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जिन श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहें और इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जिन श्रृंखलाओं को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 93 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था कौन है? एम.एन. रॉय हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि कांग्रेस समाजवादी दल का नेता कौन था। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल। ठीक है, समाजवादी, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहें, जिससे आप लोगों का नोट्स जो है एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होता चला जाएगा और आपको प्रत्येक के एग्जाम में वो मदद करेगा। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी दल का नेता, तो सबसे पहले इसके इस संस्थापक के बारे में बात करते हैं, तो वही आपका प्रमुख नेता बन जाएंगे। इसमें कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और एक लोग इसमें और लिख लीजिए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्थापना हुआ था, देखेंगे कि 1934 में, 1934 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय जो है इसका, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मुख्यालय था पटना में। ठीक है, पटना में स्थापना हुआ था इसका और इसका मुख्यालय भी वहीं पर था। यानी कि आचार्य नरेंद्र देव जो हैं कांग्रेस समाजवादी दल के, ये आपके प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार किस प्रांत में नहीं बनाई। ठीक है, 1937 के आम चुनाव के बाद कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार किस प्रांत में नहीं बनाई थी। ठीक है, हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंगाल दिया है, बिहार दिया है, उड़ीसा दिया है, मद्रास दिया है। तो लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए 1937 का आम चुनाव। 1937 का आम चुनाव, कांग्रेस ने कुल 7 प्रांतों में, 7 प्रांत कह रहे हैं, 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुल 6 प्रांतों में सरकार बनाई, कुल 6 प्रांतों में सरकार बनाई। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे कि इससे प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, 1937 के आम चुनाव में बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं इसमें। तो मान लीजिए कि बंगाल में नहीं बनाई थी, तो 3 तो यहीं हो गए, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश था उस समय, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से लिया जाता है, और मध्य प्रांत का मध्य प्रदेश से लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद बम्बई में इनकी मिली जुली सरकार शायद थी। ठीक है, तो बम्बई में शायद मिली जुली सरकार इसकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्रांत हो गए, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बम्बई। इन 6 प्रांतों में आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, वहाँ पर बंगाल वाले एरिया में वो नहीं पहुँच पाई थी।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कि कौन सा अधिवेशन है? त्रिपुरी अधिवेशन, और 1939 का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस अधिवेशन में शायद पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत को आज़ाद करने के बाद जो कही गई थी पहली बार, इसी अधिवेशन में कही गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता की बात इसमें कही गई थी। तो प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी के आधार पर देखेंगे कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और यह युद्ध जब हुआ था, देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1939 से लेकर 1945 तक, तो उसी के उपलक्ष्य में आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने पहले ही भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था जर्मनी के खिलाफ। तो उसके जो विरोध में यह अधिवेशन हुआ था, इसमें उसका जो भारत के लिए वहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया ने। तो यहाँ पर देखिए कि JB कृपलानी जो हैं, यहाँ पर यह जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, सुनकर ही नोट डाउन कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखिए। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक अधिवेशन में की अध्यक्षता की है, वो है 1924 का। ठीक है, 1924 का कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। और यह बेलगांव जो है देखेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं कि महाराष्ट्र कहता है मेरे में है और कर्नाटक कहता है कि हमारे में है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं बेलगांव में। ठीक है, और वर्तमान समय की बातें हैं, और देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन है। और सुभाष चंद्र बोस ने, देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। एक त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन की है, और एक हरिपुरा अधिवेशन है। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताइए कि यह अधिवेशन जो है किस सन में हुआ था। ठीक है, यह अधिवेशन किस सन में हुआ था, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, या तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर दीजिए। और पट्टाभी सीतारामैया के बारे में बात करें तो पट्टाभी सीतारामैया के को हरा कर ही 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर हराया था? तो वो थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो इस आधार पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। हमेशा निगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों का प्रश्न जो है हमेशा गलत होगा। ठीक है, यह एक कार्यशील इकाई है, ये कथन एकदम सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी अपने आप में कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में यह एक बंद तंत्र होता है, यह बंद तंत्र नहीं होता है, ये खुला तंत्र होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? खुला तंत्र के रूप में यह होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित समय, किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी ऑप्शन आप लोगों का एकदम पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हर एक चीज़ पढ़िए, क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित है और एनवायरनमेंट की चीज़ें फ्लुएंटली पूछ ली जाती हैं स्टेटमेंट के रूप में। स्टेट फॉरवर्ड भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है इसमें आपके इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आप लोगों का स्टेटमेंट के रूप में ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक, ठीक है, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ठीक है, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ठीक है, तो सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या, जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय,
पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या के बाद क्या बनता है, समुदाय बनता है, समुदाय के बाद आप लोगों का पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, फिर उसके बाद भूदृश्य को देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों का बनेगा जी, ये वाला ऑप्शन बनेगा, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। ये वाला ऑप्शन आप लोगों का एकदम एक्यूरेट सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को लॉजिक लगाकर हल करते रहें, और यह प्रश्न हाल ही के पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, इसको हमेशा याद रखिए कि किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में सारी चीज़ें, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का क्रम होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम यानी कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित न हो, मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, तालाब है, खेत है, वन है, झील है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि खेतों का जो पारितंत्र बनाया जाता है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, और इसीलिए यह एक कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आप लोग हल करते रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। महासागर है, वन है, पर्वत है, मरुस्थल है। तो देखेंगे कि विश्व में या पृथ्वी पर सबसे अधिक स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो महासागर है, और सबसे विशाल जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी महासागर ही है। ठीक है, तो सबसे अधिक विशाल एवं सबसे अधिक स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी पर वो है महासागर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं जो आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, दलीय व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। सबसे पहले तो दलीय व्यवस्था क्या होती है ये समझने वाली चीज़ें हैं कि दलीय व्यवस्था वो चीज़, वो उस व्यवस्था को कहा जाता है कि जिसमें देखेंगे कि संगठन बनाया जाए, और जिसमें फिर उसके बाद संस्था बनाई जाए। तो उस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जिसमें दल बनाया जाता है, किसी चार समूह बनाए जाते हैं, तो उसको दलीय व्यवस्था कहा जाता है। और उसको क्या, वो किस लिए किया जाता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर जो इलेक्शन की चीज़ें होती हैं, चुनाव की चीज़ें होती हैं, जो नियम कानून बनाने की चीज़ें होती हैं, उसके लिए दलों का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थाएं बनाने की बात की जाती हैं, कानून बनाने की बात की जाती है, किसी चीज़ को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बात की जाती है, उस दल के बारे में बात किया जा रहा है। तो वो किस लिए बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था की चीज़ें देखने को मिलेंगी उसमें। तो ये दलीय व्यवस्था जो है राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो समाज में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कि आर्थिक व्यवस्था आ जाएगा, धार्मिक व्यवस्था आ जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था आ जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्थाओं में जिसमें रूढ़ियाँ आ जाती हैं, जिसमें परंपराएं आ जाती हैं, संस्कृतियाँ आ जाती हैं, रहन सहन खान पान आ जाते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, सामाजिक व्यवस्था कहा जाएगा। और इसमें सबसे व्यापक जो है, सबसे बड़ा जो व्यवस्था माना जाएगा वो सामाजिक व्यवस्था माना जाएगा। आर्थिक व्यवस्था में अर्थव्यवस्था की चीज़ें देखी जाएंगी, अर्थ की चीज़ें देखी जाएंगी, इकोनॉमी की बातें की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार संधियाँ होती हैं, जिस प्रकार से मित्रता होती है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उसकी बातें इसमें की जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि दलीय व्यवस्था किस व्यापक व्यवस्था का अंग है, वो है आपका राजनीतिक व्यवस्था का। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आप लोग समझते रहें और अपने नोट्स को बनाते रहें, तभी आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। दबाव समूह, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दबाव समूह होता क्या है। ठीक है, तो दबाव समूह उसको बोला जाता है कि एक ऐसा संगठन है जिसको आप देखेंगे कि जिसमें जो लीडर होता है, लीडरशिप की बातें की जाती हैं, तो वह क्या होता है, वह संगठन जो है अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता पर दबाव बनाता है। ठीक है, तो ऐसा संगठन जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उस पर दबाव बनाता है।
ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते रहें कि दबाव समूह वह समूह होता है कि एक ऐसा संगठन जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता हो और उस पर दबाव बनाता हो, उसे क्या कहा जाएगा? दबाव समूह कहा जाएगा। जैसे दबाव समूह के अंतर्गत आप देखेंगे कि मजदूर संघ आ जाएंगे, और इसमें आप लोग लिख नोट डाउन कर लीजिए, महिला संगठन हो जाएगा, महिला संगठन, मजदूर संगठन हो जाएगा, महिला संगठन हो जाएगा, फिर उसके बाद व्यापारी संगठन हो जाएगा। और लोग कुछ दबाव समूह के नोट कर लीजिए, व्यापारी संगठन, फिर उसके बाद विद्यार्थी संगठन जिसे छात्र संघ बोला जाता है, ठीक है, विद्यार्थी संगठन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें। और मजदूर दिवस आप लोग जानते हैं कि 1 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझते रहें, कॉन्सेप्ट समझते रहें। दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह इस तरह से होते हैं कि वह संगठन जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए व्यापारिक राजनीतिक सत्ता पर दबाव बनाए और उसको प्रभावित करे, उसको दबाव समूह कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट समझते रहें, अपने नोट्स को बनाते रहें, नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि दल बदल निरोधक अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? दल बदल निरोधक अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि किस किस प्रकार से यहाँ पर बना था, ठीक है। दल बदल निरोधक अधिनियम, ये कब आया था? ये 1985 का है, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन है? यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, संविधान संशोधन जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन है, 52वां, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल निरोधक अधिनियम भारत में लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेट नोट डाउन कर लीजिए, कब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से अनुमति मिली, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन करिए 30 जनवरी 1985, 30 जनवरी 1985। यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से, ठीक है। फिर 31 जनवरी 1985 राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा से पारित हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 15 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और 1 मार्च 1985, 1 मार्च 1985, 1 मार्च 1985 को लागू हुआ, ठीक है। इस तरह से डेट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था, ठीक है, 1 मार्च 1985, ठीक है। हमेशा एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम रट जाइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वर्ग, ठीक है, कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, नहीं है। हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिए, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार का हिस्सा निम्न में से कौन नहीं है? कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है किसके विरोधी हैं? कम्युनिस्ट लोग जो हैं यानी कि किसके विरोधी, यानी कि साम्यवादी दल, ठीक है। कम्युनिस्ट का जो हिंदी में अर्थ बोला जाता है उसको साम्यवादी दल बोला जाता है। और साम्यवादी किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के विरोधी थे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट है, वो किसके विरोधी हैं? पूंजीवाद के विरोधी हैं, पूंजीवाद के विरोधी हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो व्यापारी वर्ग है वो पूंजीवाद से संबंधित है, और इसीलिए देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो सामाजिक आधार का हिस्सा व्यापारी वर्ग नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगाकर प्रश्नों को हल करेंगे तो आप लोगों का प्रश्न हमेशा सही होगा। तो आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहें और हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम विधिवत तरीके से समझते रहें, ठीक है। और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम मापन की इकाई, किसकी मापन की इकाई है? आप सभी लोग जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य की इकाई है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऊर्जा किसकी इकाई है? आप ऊर्जा की इकाई जानते हैं आप लोग, जूल होती है,
ठीक है। तो आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है, हर्ट्ज में। और वेग का जो मात्रक होता है आप देखेंगे कि मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और हर एक चीज़ का नोट्स बनाते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश पाया जाता है। शून्य आवेश पॉजिट्रॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन है। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि किस पर शून्य आवेश पाया जाता है, यानी कि जीरो आवेश पाया जाता है। वो है आपका न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो पर आप देखेंगे कि शून्य आवेश पाया जाता है। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न था और आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि डायनासोर किस काल के जीव थे, ठीक है। किस काल के जीव थे? प्लेस्टोसीन काल, सिनोजोइक काल, कार्बोनिफेरस काल, मेसोजोइक काल। अगर यहाँ पर जुरैसिक काल नहीं दिया गया है तो आप लोगों को क्या ऑप्शन मारना होगा? डायनासोर किस काल में आएंगे? आपके मेसोजोइक काल में आएंगे, ठीक है। तो मेसोजोइक के आपके जुरैसिक काल से संबंधित डायनासोर हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो है इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोग इन जे श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहें अपने और इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जे श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, ठीक है। और नोट्स आप बनाएंगे, आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन के सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो आप लोगों की नोट्स ही होती है। तो आप लोग नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं और अपने नोट्स को एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, छोटा बनाएं, जिससे पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आती होगी और आप लोग नोट्स बनाते होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।